ठीक है, चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। सोचकर देखिए, एक परिवार है जो भरण पोषण यानी अपनी सबसे बुनियादी जरूरतों के लिए एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। वो किसी शहर की एक बड़ी सी बहुत ही भव्य फैमिली कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं और फिर अचानक एक दिन उन्हें पता चलता है कि उनका मुकदमा उस बड़ी अदालत से निकालकर जिले की किसी दूर दराज इलाके की एक छोटी सी अदालत मतलब एक ग्राम न्यायालय में भेज दिया गया है। बिल्कुल, और हैरानी की बात यह कि इस बदलाव का विरोध वो परिवार नहीं कर रहा है। हाँ, एग्जैक्टली। विरोध असल में काले कोट वाले वकील कर रहे हैं, वो भी सड़कों पर उतरकर। जो कि बहुत ही अजीब बात है। आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का या कहें इस डीप डाइव का विषय यही बहुत ही रोचक कानूनी टकराव है। सही कहा। हम इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 24 मार्च 2026 के एक बहुत ही अहम फैसले पर चर्चा करने वाले हैं। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है या मिशन कह लीजिए, वो ये समझना है कि जब संसद के बनाए दो कानून आपस में टकराते हैं तो क्या होता है। वो भी तब जब दोनों ही कानून समाज की भलाई के लिए बनाए गए हों। बिल्कुल। हमारी आज की इस चर्चा का जो आधार है वो हाईकोर्ट में दायर की गई 2 रिट याचिकाएं हैं। एक है रिट सी नंबर 37 जो 2026 में सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन महाराजगंज ने दायर की थी, और दूसरी है रिट सी नंबर 42,218 जिसे बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट गोरखपुर ने 2025 में दायर किया था। जी। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो ये स्थिति कुछ वैसी ही है जैसे एक ही मरीज का इलाज करने के लिए 2 अलग-अलग विशेषज्ञ डॉक्टर आमने सामने खड़े हों। अच्छा उदाहरण है ना? एक शहर का बड़ा स्पेशलिस्ट है जी, और दूसरा गांव का ऐसा डॉक्टर है जो मरीज के घर तक पहुंच सकता है। दोनों का अपना अपना सही तर्क है। हाँ, और टकराव इसी बात पर है कि आखिर पर्चा कौन लिखेगा, मतलब न्याय की कुर्सी पर असल में अधिकार किसका है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये पूरा विवाद शुरू कहाँ से हुआ, मतलब 2 अलग-अलग अदालतों के बीच ये मामले अचानक ट्रांसफर कैसे हो गए। देखिए, इसकी शुरुआत तब हुई जब महाराजगंज और गोरखपुर के जिला न्यायाधीशों और पारिवारिक न्यायालयों के प्रधान न्यायाधीशों ने कुछ प्रशासनिक आदेश जारी किए। अच्छा। इन आदेशों के जरिए भरण पोषण यानी मेंटेनेंस से जुड़े बहुत सारे लंबे मामलों को फैमिली कोर्ट से हटा दिया गया और उन्हें नौतनवा और निचलौल जैसे स्थानों पर जो ग्राम न्यायालय स्थित है वहां स्थानांतरित कर दिया गया। रुको, तो क्या जिला जजों को ऐसा लगा कि शहर के फैमिली कोर्ट्स में मुकदमों का बोझ बहुत ज्यादा हो गया? क्या सिर्फ पेंडेंसी कम करने के लिए ऐसा किया गया? आंशिक रूप से आप कह सकते हैं, लेकिन इसके पीछे सिर्फ मुकदमों का बोझ ही इकलौता कारण नहीं था। तो फिर और क्या था? हमें इन दोनों अदालतों के मूल ढांचे को समझना होगा। जब 1984 में फैमिली कोर्ट्स एक्ट लाया गया था तो सरकार की मंशा बहुत साफ थी। वो पारिवारिक विवादों को आम अदालतों के थका देने वाले माहौल से बाहर निकालना चाहते थे। हाँ, क्योंकि वहां तो कानूनी दाव पेच बहुत चलते हैं। बिल्कुल, इसीलिए फैमिली कोर्ट्स में मध्यस्थता यानी कंसिलिएशन और सुलह समझौते पर ज्यादा जोर दिया जाता है। ये तो बहुत ही प्रगतिशील सोच है, लेकिन एक आम इंसान के लिए तो अदालत का मतलब सिर्फ न्याय पाना होता है, चाहे वो कोई भी अदालत हो। सही बात है। तो फिर इन मामलों को ग्राम न्यायालय में भेजने पर वकीलों ने, मेरा मतलब है बार एसोसिएशंस ने इतना बड़ा विरोध क्यों खड़ा कर दिया? ग्राम न्यायालय का ढांचा ऐसा क्या अलग है? यहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है वो ये है कि ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 में पारित हुआ था और इसका उद्देश्य न्याय को सीधे लोगों के दरवाजे तक यानी ग्रास रूट लेवल तक पहुँचाना है। मतलब अगर कोई गरीब महिला है तो उसे शहर तक का सफर न करना पड़े। एग्जैक्टली। हर तारीख पर शहर की अदालत तक आना, खर्च उठाना, ये सब बहुत मुश्किल होता है। लेकिन वकीलों की चिंता इस बात को लेकर नहीं थी कि अदालत की इमारत बदल गई है। तो उन्हें किस बात की परेशानी थी? उनकी सबसे बड़ी चिंता एक बहुत बड़े कानूनी अधिकार के खो जाने को लेकर थी। कानूनी अधिकार? हाँ, दोनों कानूनों के तहत जो अपील करने का ढांचा है, मतलब फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देने का जो सिस्टम है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। अच्छा, अपील के ढांचे में अंतर? ये कैसे काम करता है? मैं समझाती हूँ। जब मामला फैमिली कोर्ट्स एक्ट के तहत सुना जाता है तो उसकी धारा 19 के तहत एक विशेष प्रावधान है। अगर कोई भी अंतिम फैसला आता है तो उसके खिलाफ अपील सीधे हाई कोर्ट में की जा सकती है। अरे वाह, मतलब वादी के पास सीधे राज्य की सबसे बड़ी अदालत में जाने का अधिकार? बिल्कुल, लेकिन ग्राम न्यायालय अधिनियम की धारा 33 कुछ और ही कहती है। वो क्या कहती है? वो कहती है कि अपील सत्र न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ सेशन में जाएगी और सबसे बड़ी बात,
उनका फैसला अंतिम होता है, सिवाय कुछ संवैधानिक उपचारों के। ओहो, मतलब वादियों का जो हाईकोर्ट एक्सप्रेस वाला टिकट था वो तो रद्दी कर दिया गया। हाँ, यही तो बात है। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि इन मुकदमों को ग्राम न्यायालय में ट्रांसफर करके आप वादियों से हाईकोर्ट में अपील करने का उनका बहुमूल्य वैधानिक अधिकार छीन रहे हैं। अब मैं समझा कि वकील इतने गुस्से में क्यों थे। मैंने स्रोत सामग्री में पढ़ा है कि उन्होंने 16 दिसंबर 2021 के रजिस्ट्रार जनरल के एक पत्र पर भी बहुत आपत्ति जताई थी। जी हाँ, उस पत्र में कहा गया था कि ग्राम न्यायालयों का क्षेत्राधिकार विशेष होगा। तो वकीलों का कहना था कि सिर्फ एक प्रशासनिक चिट्ठी इतने बड़े कानूनी ढांचे को कैसे बदल सकती है। बिल्कुल, उनका तर्क था कि एक प्रशासनिक आदेश संसद द्वारा बनाए गए मौजूदा कानूनों के ढांचे को ओवरराइड नहीं कर सकता। यहाँ आकर ये मामला सच में बेहद दिलचस्प हो जाता है ना? हाँ, क्योंकि एक तरफ कोई ये सोच सकता है कि भरण पोषण के मामले जिन्हें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी और अब जो नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है बीएनएसएस, उनके तहत काफी जटिल माना जाता है। क्या ये अजीब नहीं है कि एक जमीनी स्तर की छोटी अदालत को इन जटिल आपराधिक मामलों पर अधिकार दिया जा रहा है? अगर याचिकाकर्ताओं का तर्क इतना मजबूत था तो सरकार और प्रतिवादियों का बचाव क्या था? सरकार का बचाव बहुत ही मजबूत था। उन्होंने अदालत को बताया कि ग्राम न्यायालय अधिनियम कोई कमजोर कानून नहीं है। अच्छा जी, इस अधिनियम की धारा 12(1)(b) और प्रथम अनुसूची भाग 2 ये बहुत स्पष्ट रूप से सीआरपीसी के अध्याय 9 के तहत भरण पोषण के मुकदमों का सीधा अधिकार ग्राम न्यायालय को देते हैं। मतलब ये अधिकारों ने कानून ने खुद दिया है? बिल्कुल। और धारा 16 जिला न्यायाधीश को ये पावर देती है कि वो लंबित मामलों को इन न्यायालयों में ट्रांसफर कर सकें। लेकिन जो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र था वो है इस कानून की धारा 18। ब्रह्मास्त्र? धारा 18 में ऐसा क्या खास है? धारा 18 आपराधिक मुकदमों में इस कानून को अन्य सभी कानूनों पर ओवरराइडिंग इफेक्ट देती है, यानी सर्वोपरि प्रभाव। अरे, तो ये तो एक सुपर पावर हुई ना? हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। इसका मतलब है कि भले ही सीआरपीसी या किसी और कानून में कुछ भी लिखा हो, ग्राम न्यायालय अधिनियम के प्रावधान सबसे ऊपर माने जाएंगे। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे किसी हाईवे पर एम्बुलेंस को लाल बत्ती पार करने का अधिकार दे दिया जाए। बहुत ही सटीक एनालॉजी है ये। क्योंकि भरण पोषण का मामला इमरजेंसी जैसा ही होता है। लोग सालों तक लंबी कानूनी प्रक्रिया का इंतजार नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। त्वरित राहत पहुंचाना ही इसका मुख्य लक्ष्य है। लेकिन इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। जब दोनों ही पक्ष इतने मजबूत हों, एक तरफ 1984 का फैमिली कोर्ट्स एक्ट और दूसरी तरफ 2008 का ग्राम न्यायालय अधिनियम, जब दो विशेष कानून एक ही क्षेत्र में काम कर रहे हों और आपस में टकरा जाएं, तो हाई कोर्ट ने इस कानूनी भूल-भुलैया को सुलझाया कैसे? प्राथमिकता किसे मिलेगी? इस टकराव को सुलझाने के लिए अदालत ने कुछ बहुत ही स्थापित कानूनी सिद्धांतों का इस्तेमाल किया। सबसे पहले उन्होंने सामंजस्यपूर्ण व्याख्या या हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन की बात की। सामंजस्यपूर्ण व्याख्या मतलब दोनों के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश। हाँ, क्योंकि दोनों का ही उद्देश्य न्याय तक पहुंच को आसान बनाना है। इसलिए अदालत का मानना था कि दोनों में कोई सीधा टकराव नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो सीधा टकराव दिख रहा है अपील के अधिकारों को लेके। जब तालमेल न बैठ पाए तब क्या होता है? जब ऐसा होता है तो अदालत एक बहुत ही प्रसिद्ध लैटिन सिद्धांत का उपयोग करती है। लैटिन सिद्धांत? हाँ, वो सिद्धांत है लेजिस पोस्टीरियोरिस प्रायोरिस कॉन्ट्रारियस एब्रोगेंट। ओहो, ये तो लैटिन की कोई बहुत भारी कहावत लग रही है। इसका असल मतलब क्या है? इसका सरल सा अर्थ है कि जो कानून बाद में बना है वो पहले बने असंगत कानून को निरस्त कर देता है। अच्छा, मतलब जो लेटेस्ट है वो जीतेगा। बिल्कुल। चूंकि ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 में बना है और फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984 का है, और अदालत ये मानकर चलती है कि विधायिका यानी संसद को पुराने कानून की पूरी जानकारी थी जब उन्होंने नया कानून बनाया, इसलिए नए कानून को हमेशा प्राथमिकता मिलेगी। समझ गया। इसके समर्थन में अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के कुछ अहम फैसलों का संदर्भ भी दिया, जैसे सॉलिडियर इंडिया लिमिटेड और केएसएल एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड का मामला। इन मामलों में ये स्पष्ट किया गया था कि जब दो विशेष अधिनियम टकराते हैं तो बाद में बने विशेष अधिनियम की हमेशा जीत होती है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? क्या अदालत ने सिर्फ इस एक लैटिन सिद्धांत के आधार पर याचिकाएं खारिज कर दी, या कहानी में कोई और भी मोड़ था? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो पता चलता है कि कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ था।
याचिकाकर्ताओं ने जाने अनजाने में एक बहुत बड़ी तकनीकी गलती कर दी थी। अच्छा, कैसी गलती? एक ऐसी चूक जिसे द फेटल फ्लॉ कहा जा सकता है। उन्होंने केवल प्रशासनिक आदेशों को चुनौती दी थी। प्रशासनिक आदेश मतलब वो लेटर्स और ट्रांसफर ऑर्डर्स? हाँ, लेकिन उन्होंने कभी ग्राम न्यायालय अधिनियम की धारा 12, 16 या 18 की वैधानिकता को चुनौती दी ही नहीं। उनके वायर्स पर कोई सवाल नहीं उठाया। अरे, तो ये तो वही बात हो गई कि आप इमारत की परछाई से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन उस इमारत के वहां खड़े होने पर कोई आपत्ति नहीं जता रहे। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जब तक आप उन धाराओं को चुनौती नहीं देते जो इन आदेशों का असली आधार है, आप केस कैसे जीत सकते हैं? ये तो बहुत बड़ी रणनीतिक चूक थी। हाँ, और इसी पर हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला दिया, जैसे वी.के. मजोत्रा, एदुकंती किस्तम्मा और धनराज बनाप विक्रम सिंह। इन मामलों में क्या तय हुआ था? इनमें ये स्थापित किया गया है कि जब तक किसी कानून के मूल प्रावधानों या स्टैट्यूटरी प्रोविजंस को चुनौती न दी जाए, तब तक उस कानून के तहत उठाए गए प्रशासनिक या परिणामी कदमों को रद्द नहीं किया जा सकता। कंसीक्वेंशियल ऑर्डर्स को आप ऐसी हवा में रद्द नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। चूंकि कानून को चुनौती ही नहीं दी गई थी, इसलिए धारा 16 के तहत मामलों को ट्रांसफर करने का जो आदेश था, उसे पूरी तरह से वैध मान लिया गया। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। जी, पूछिए। क्या ये सिर्फ एक तकनीकी खामी का फायदा उठाना नहीं है? मतलब अगर अदालत को दिख रहा है कि लोगों के अपील करने के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं, तो क्या अदालत को स्वयं इस विसंगति को दूर नहीं करना चाहिए था? देखिए, ये सोचना स्वाभाविक है, लेकिन धनराज बनाम विक्रम सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अदालतें अपनी मर्जी से ये काम नहीं कर सकती। अपनी मर्जी से मतलब सुओ मोटर? हाँ, जब तक कोई स्पष्ट और विशेष चुनौती ना हो, अदालतें अपनी तरफ से कानूनों के बीच विसंगति खोजने या उन्हें अमान्य घोषित करने की कार्रवाई नहीं कर सकती। ये शक्तियों के पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स का मामला है। समझ गया। जज साहब खुद से वकील का काम नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा का जो सारांश है वो ये है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया है। जी। और ये बात कानूनी रूप से स्थापित हो गई है कि पारिवारिक न्यायालयों से ग्राम न्यायालयों में भरण पोषण के मुकदमों का स्थानांतरण एकदम सही है, पूरी तरह से वैध है। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले ये एक ऐसी स्थिति है जो एक बहुत ही नया और गहरा विचार छोड़ जाती है। वो क्या? सोचने वाली बात है कि अगर भारत के ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में पारिवारिक और भरण पोषण के विवादों को सुलझाने का मुख्य केंद्र अब धीरे धीरे ग्राम न्यायालय बनते जा रहे हैं, हाँ। तो क्या आने वाले दशकों में ऐसा होगा कि शहरों में बने जो विशाल फैमिली कोर्ट्स हैं वो केवल महानगरों तक ही सीमित रह जाएंगे? ये तो बहुत ही दिलचस्प सवाल है ना? क्या ये भारत में न्याय के विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ जस्टिस के एक नए युग की शुरुआत है? एक ऐसा दौर जहां न्याय बड़े शहरों की आलीशान इमारतों से निकलकर वापस गांवों की चौपालों तक पहुंच रहा है। बिल्कुल, ये बदलाव की एक बहुत बड़ी लहर हो सकती है। ये एक ऐसा विचार है जिस पर सबको गहराई से सोचना चाहिए। आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे।